Good morning students, myself Poonam Mittal from Royal International School. This is संस्कृत क्लास। चलिए बच्चों, हम 11th और 12th की संस्कृत पढ़ रहे थे और हमारे प्रकरण का नाम था अलंकार। हमारे प्रकरण का क्या नाम था? अलंकार। बच्चों, अलंकार में मैंने आपको जो आपके दो थे, कौन कौन से, अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार, वो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिए हैं। उनके जो भेद थे वो मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। आज हमने जो श्लेष अलंकार पढ़ा था, श्लेष अलंकार में मैंने आपको क्या बताया था कि जो ऐसे अगर किसी काव्य पंक्तियों के अंदर एक शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ दिए हो, मतलब कि कहने का क्या तात्पर्य है कि शब्द तो एक हो बट उसके अर्थ जो है वो एक से ज़्यादा निकले, तो वहाँ पे हमारा श्लेष अलंकार होता है। वहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। अब बच्चों, अब हम उसके भेदों की तरफ चलते हैं। श्लेष अलंकार के दो भेद बताए गए हैं। कितने भेद बताए गए हैं? दो भेद बताए गए हैं। एक तो अभंग पद श्लेष और एक सभंग पद श्लेष। ठीक है बच्चों, एक तो अभंग पद श्लेष और एक सभंग पद श्लेष। इन दोनों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि अभंग पद श्लेष क्या होता है बच्चों, कि अगर किसी काव्य कोई पंक्तियाँ हैं, अगर उसमें शब्द मान लीजिए एक दिया हुआ है, मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि मोती मानस चून वाला, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो इसके अंदर देखिए जो पानी है, पानी के टुकड़े नहीं किए गए हैं, बिना पानी के टुकड़े किए ही उसका तीनों शब्दों के अर्थ बिल्कुल बराबर बैठ रहे हैं। अर्थात तो तीनों का अर्थ अलग अलग उनमें बताया, आराम से इजीली उसमें पता चल रहा है। तो अगर बिना एक ही शब्द जिसके के एक से अधिक अर्थ हैं, अगर उसके टुकड़े किए बिना, अर्थात उसके टुकड़े नहीं कर रहे हैं हम, उसके टुकड़े किए बिना बाकी के उसके अर्थ इजीली अगर निकल रहे हैं, तो वो हमारा अभंग पद श्लेष में आएगा। वो हमारा किस में आएगा? अभंग पद श्लेष में आएगा। उसके बाद में देखिए जो सेकंड था हमारा, वो था सभंग पद श्लेष। जो दूसरा भेद है वो हमारा कौन सा है? सभंग पद श्लेष। तो बच्चों, सभंग यानी अगर मान लीजिए कोई काव्य पंक्तियां हैं और उसमें एक शब्द ऐसा है जिसके एक से ज़्यादा अर्थ निकल रहे हो, लेकिन अन्य शब्दों के अर्थ निकालने के लिए उस शब्द को हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ रहा है? तोड़ना पड़ रहा है। अगर उसके टुकड़े करने पड़ रहे हैं, टुकड़े करने के बाद में उसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, तो वहाँ पर हमारा सभंग पद श्लेष अलंकार होगा। वहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार होगा? सभंग पद श्लेष अलंकार होगा। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें सभंग पद श्लेष में मैंने आपको क्या बताया, जहाँ विभिन्न अर्थों की प्राप्ति हेतु, यानी एक से अधिक अर्थों की प्राप्ति हेतु शब्द के टुकड़े करने पड़े। क्या करने पड़े? टुकड़े करने पड़े। वहाँ पर सभंग श्लेष अलंकार माना जाता है। बच्चों, यहाँ पर इसका एक उदाहरण दिया हुआ है। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी ये वृक्ष भानुजा वे हलदर के वीर। अब जो ये काव्य पंक्तियां हैं बच्चों, ये काव्य पंक्तियों में अपना जो वृक्ष भानुजा है, वृक्ष भानुजा के यहाँ पे एक नहीं दो अर्थ निकल रहे हैं। वृक्ष भानुजा के कितने अर्थ निकल रहे हैं? एक शब्द एक दिया हुआ है, लेकिन इसके जो अर्थ हैं वो दो अर्थ निकल रहे हैं। एक अर्थ तो यहाँ पर क्या है? वृक्ष भानुजा, यानी कि देखिए वृक्ष यानी वृक्ष भानु प्लस जा, वृक्ष भानु प्लस जा, ये कौन थे? ये राधा के पिता का नाम था। तो यानी भानुजा यानी उनकी पुत्री हो गई। वृक्ष भानु प्लस जा, जा का मतलब उनकी पुत्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि राधा के पिता, यानी कि यहाँ तो राधा के पिता का नाम आ गया और जा का मतलब राधा आ गया। ठीक है, उसके बाद में इसके देखिए टुकड़े करने पे इसके अर्थों का पता चल रहा है। अगर हम टुकड़े नहीं करेंगे तो बिना टुकड़े करे हमें इनके अर्थ, इनके दो अर्थ नहीं निकलेंगे। सिर्फ वृक्ष भानुजा का अर्थ हम नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर हम इनके टुकड़े करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे ये है वृक्ष भानु प्लस जा, यहाँ पे हम इसके टुकड़े कैसे करेंगे? वृक्ष भानु प्लस जा। तो वृक्ष भानु कौन थे? वृक्ष भानु राधा जी के पिता थे, और जा यानी उनकी पुत्री अर्थात राधा। तो ये तो हो गया इसका एक अर्थ। और इसका दूसरा अर्थ अगर हम इसके टुकड़े करने पर ही निकालेंगे, जैसे कि वृषभ प्लस अनुजा, वृषभ
प्लस अनुजा, तो अनुजा का मतलब होता है बहन और वृषभ का मतलब होता है बैल, तो यानी बैल की बहन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैल की बहन। तो देखिए जो दोनों अर्थ है वो मैंने इस शब्द के टुकड़े करने पर हमें पता चले हैं। ये जो दो अर्थ हमने निकाले हैं ये हमें कैसे निकाले हैं, वो शब्द के टुकड़े करने पे। तो बच्चों जिन काव्य पंक्तियों में शब्द के टुकड़े करने पर उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं तो वहाँ पर सभंग पद श्लेष अलंकार होगा। और अगर टुकड़े किए बिना ही, जैसे मैंने आपको ये वाला बताया था पानी गए ना उगे, तो पानी के यहाँ पे हम टुकड़े नहीं कर रहे हैं, पानी का तीनों का अर्थ यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है, सिर्फ एक उस शब्द का ही अर्थ तीनों का दिया हुआ है, इनके टुकड़े करने पर शब्द अलग नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो अभंग पद श्लेष में आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं यमक अलंकार पे। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड अलंकार है वो है हमारा यमक अलंकार। अब देखो यहाँ पे क्या है, श्लेष अलंकार में तो हमने क्या पढ़ा था कि शब्द एक ही होगा और उसके अर्थ क्या होंगे बच्चों, बहुत सारे होंगे, अलग अलग होंगे। लेकिन जो हमारा यमक अलंकार होता है उसमें शब्द तो क्या होते हैं, एक से अधिक शब्द दिए होते हैं। कहने का क्या मतलब है कि जो शब्द है वो सेम शब्द एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन उनके अर्थ क्या होंगे, उनके अर्थ भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते थे और यमक अलंकार में शब्द एक जैसे शब्द बहुत सारे दिए हुए होते हैं काव्य पंक्तियों में, लेकिन उनका अर्थ भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो चलिए इसके उदाहरण की तरफ चलते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे देखिए ये पंक्ति है काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर क्या आने वाली है, जो वर्षा ऋतु समाप्त होने पर शरद ऋतु का आगमन होने वाला होता है, तो यहाँ पर उसको इंगित करते हुए, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा गया है कि काली घटा, आपने घटाएं देखिए ना, काली घटा यानी यहाँ पर बादलों की घटाओं से लिया गया है। किसकी घटाओं से लिया गया है, बादलों की घटाओं से लिया गया है। और जो यहाँ पे देखिए जो घटा शब्द है यहाँ पे दो बार दिए हुए हैं, एक यहाँ पे घटा है, एक यहाँ पर घटा है। तो काली घटा का घमंड घटा, अब पहले जो घटा है वो तो है हमारी बादलों वाली घटा, जो पहली वाली जो घटा है वो तो है हमारी बादलों वाली घटा, और जो दूसरी घटा है उसका अर्थ यहाँ पर कम दिया हुआ है। अर्थात जो घमंड है कि जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है और शरद ऋतु आने वाली होती है तो जो काली घटाएं हैं, मतलब वर्षा ऋतु में तो काले काले बादल मंडराते रहते हैं ना, तो उनमें क्या हो जाता है, घमंड आ जाता है उनमें। और जैसे ही शरद ऋतु आने वाली होती है तो वो काली घटाएं धीरे धीरे छटने लग जाती है, तो जो उनका जो घमंड होता है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर घटा के दो अर्थ दिए गए हैं, यहाँ पे घटा शब्द भी दो दिए हैं और दोनों के अर्थ भी यहाँ पर अलग अलग दिए हुए हैं। एक घटा का अर्थ है बादलों की घटाएं और जो दूसरी घटा है उसका अर्थ है कम, उसका अर्थ यहाँ पर बच्चा क्या ले गया है, कम। तो समझ में आ गया आपको, यमक अलंकार में एक से अधिक शब्द दिए होते हैं लेकिन सेम होते हैं और उनके अर्थ भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो आप समझ जाएंगे जहाँ पर सेम शब्द दिए हुए हैं एक या दो या तीन काव्य पंक्तियों में, तो आप देखकर समझ जाना कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम अपने जो चौथा अलंकार है हमारा वो है उपमा अलंकार। चौथा अलंकार कौन सा है हमारा, उपमा अलंकार, उसकी तरफ चलते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखिए इसके उसी से पता चलता है, इसके नाम से ही पता चलता है, उपमा यानी किसी की उपमा दी जाती है। ठीक है, आप देखिए उपमा का मतलब कैसे है, जहाँ किसी वस्तु की तुलना, अगर किसी वस्तु की तुलना गुण धर्म अथवा व्यापार के आधार पर दूसरी वस्तु से की जाती है, किससे की जाती है, दूसरी वस्तु के साथ की जाती है। दूसरी वस्तु से कैसे करेंगे बच्चों, किसी भी आकार में, उसके गुण में, उसके रंग में या फिर गुण धर्म, उसके किसी भी चीज़ में, ठीक है, उसके व्यापार में आदि में अगर उसकी जो तुलना है वो दूसरी चीज़ से की जाती है
ठीक है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। जैसे हम कभी कहते हैं ना चांद से मुखड़े वाली, क्या कहते हैं, चांद से मुखड़े वाली। तो यहाँ पर चांद हमारा क्या होता है, एकदम सफ़ेद होता है, चमकता हुआ होता है। तो उसका जो गुण है उसकी उपमा किसी और को दी जाती है कि जो वो भी कैसा दिखता है, उस चांद की तरह दिखता है। तो समझ में आया आपको। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा आपको एक काव्य पंक्ति बता रही हूँ। हरी सा हीरा छाड़ी के करे और की आस। अब देखो इस पंक्ति में है कि हरी सा हीरा छोड़ के, कि हरी जैसा हीरा छोड़कर किसी दूसरे की आस कर रहे हैं, किसी दूसरे की आस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हरी है बेटा, उसको किसकी उपमा दी गई है, उसको हीरे की उपमा दी गई है। उसको किसकी उपमा दी गई है, हीरे की उपमा दी गई है। कि जिस प्रकार जो हीरा इतना बहुमूल्य होता है, कीमती होता है, इतना चमत्कार होता है, उसी प्रकार हरी को भी यहाँ पर वैसा ही बताया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे हरी की उपमा किसको दी गई, हीरे की उपमा किसको दी गई है, हरी को दी गई है। कि हरी जैसे हीरे को छोड़कर वो किसी दूसरे की आस कर रहे हैं, हरी जैसे हीरे को छोड़कर किसी दूसरे की आस कर रहे हैं। यानी यहाँ पर उपमा हमारी क्या हो गई, हीरा हो गया। उसके बाद में देखिए बेटा, उपमा जो अलंकार है उसके 3 भेद बताए गए हैं। उपमा अलंकार के कितने भेद बताए गए हैं, 3 भेद है। फर्स्ट है पूर्णोपमा, दूसरा है लिपोपमा और तीसरा है मालोपमा। ये कौन सा है, तीसरा कौन सा है, मालोपमा। तो ये इस उपमा अलंकार के 3 भेद हैं जिनको हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। आज मैंने आपको यहाँ तक कंप्लीट करा दिया है। मैंने आपको श्लेष के 2 भेद कंप्लीट करा दिए हैं, यमक अलंकार बता दिया है और उपमा अलंकार मैंने आपको बता दिया है। और इसके जो भेद है उनके बारे में हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में ये पूरा कंप्लीट वर्क अपनी नोटबुक में करना है। किसमें करना है, आपको अपनी नोटबुक में ये कंप्लीट वर्क करना है। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।